उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। किडनी रीजन समझने से पहले आइए किडनी की हेल्थ को समझते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको कि किडनी रीजन पे किस तरह से बात करनी चाहिए आपको। किडनी रीजन समझने से पहले हमें समझना होगा किडनी की हेल्थ को। किडनी हेल्थ, किडनीज का काम क्या है, पहले तो यह समझें कि किडनी करती क्या है। किडनीज क्वाइटली रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड्स। क्वाइटली रिमूव्स वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड। क्या करती है किडनी साहब? सबसे पहले तो किडनी चुपचाप तरीके से आपकी बॉडी से क्या करती है, वेस्ट को बाहर निकालती है। पहला काम तो किडनी ये करती है। और दूसरा काम किडनी क्या करती है? दूसरा काम किडनी ये करती है कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बैलेंस में रखती है। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ग्लूकोज है। ये सब आपकी बॉडी में बैलेंस में कब रहेंगे? ये सब आपकी बॉडी में बैलेंस में तब रहेंगे जब आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क करती रहेगी। अगर आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो ये सारे विटामिन और मिनरल्स क्या है, ये बैलेंस से बाहर हो जाएंगे। एक मिनट में रिपीट। जी, बैलेंस फ्लूइड, ठीक है साहब। चलो, लेकिन हो क्या रहा है आजकल? हो ये रहा है, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की अधिकता की वजह से, पुअर डाइट एंड जेनेटिक्स, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पुअर डाइट एंड जेनेटिक्स कैन स्ट्रेन देम। यानी कि आपकी डाइट की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से और आपके जेनेटिक्स की वजह से आपकी किडनीज पे क्या पड़ रहा है? स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है। स्टडीज क्या कहती हैं? समझने वाली बात है। स्टडीज शो 1 in 7, 1 in 7 adults has किडनी इश्यूज। स्टडीज क्या कह रही हैं कि 7 में से एक आदमी को, एक स्टडीज, एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। स्टडीज शो 1 in 7 एडल्ट हैज किडनी इश्यूज। ठीक है साहब, समझने का प्रयास कीजिए। ऑफन अनडायग्नोज्ड, ऑफन अनडायग्नोज्ड, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है पहले समझ लीजिए। ऑफन, कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर? किडनी का काम है आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और आपकी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस में रखना, यह किडनी का काम है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेस, जिस तरह से डाइट, जिस तरह से जेनेटिक्स हैं, ये हमारी किडनी पे स्ट्रेन डालते हैं और स्ट्रेन डालने की वजह से क्या हो रहा है, 7 में से एक आदमी को किडनी इशू है, रूपाली मैम। लेकिन पंगा ये है कि उसको पता ही नहीं है,
उसको पता ही नहीं है कि मुझे किडनी किडनी की कोई इश्यू है या नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी किडनी प्रॉब्लम्स डोंट ऑलवेज अनाउंस देमसेल्फ, डोंट ऑलवेज अनाउंस देमसेल्फ। किडनी प्रॉब्लम डोंट ऑलवेज अनाउंस देमसेल्फ। किडनी आपको अगर प्रॉब्लम में आएगी तो वो अनाउंस नहीं करेगी, कोई हो हल्ला नहीं मचाएगी किडनी। आप हो सकता है आपको सिम्टम्स भी ना दिखाई पड़े कुछ लाउडली। किडनी की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत तेजी से नहीं चिल्लाएंगी, बहुत तेजी से सिम्टम्स नहीं बताएंगे आपको। सबटल हिंट्स लाइक, कुछ सूक्ष्म आपको, सबटल यानी कि सूक्ष्म, कुछ सूक्ष्म आपको हिंट्स मिलेंगी। सबटल हिंट्स लाइक, जैसे कि फटीग, थकान, ये छोटे छोटे कुछ आपको जो है लक्षण मिलने शुरू हो जाएंगे। फटीग और स्वेलिंग कैन, फटीग एंड swelling can escalate, escalate if ignored। बस सिंपल सी बात है। किडनी की अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, बहुत ज्यादा आपको सिम्टम्स नजर भी नहीं आएंगी। कुछ थोड़े थोड़े से आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ने शुरू पड़ जाएंगे, जैसे कि थकान है, जैसे कि स्वेलिंग है बॉडी में। ये बढ़ जाएंगे आपके कब, जब आप जब आप इग्नोर कर दोगे सिम्टम्स को। ठीक है साहब। आप सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई ये किडनी का इशू है और किडनी के इशू में हमें क्या क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए। ठीक है जी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, सिम्टम्स पे बात करेंगे। म्यूट ऑल कर दें वरना आवाज डिस्टर्ब करेगी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिम्टम्स क्या होंगे इसके ये समझ लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंपेयर्ड किडनी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ impaired किडनी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ impaired किडनी। अगर किसी की किडनी खराब है या खराब हो रही है या उसमें थोड़े से भी इश्यू आ गए हैं तो उसके लक्षण क्या होंगे। आइए एक एक करके इसको समझते हैं और इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए अगर किडनी रीजन पे काम करना है तो। सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, परसिस्टेंट फटीग। परसिस्टेंट फटीग, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपकी मान लीजिए किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है या आपकी किडनी में मान लीजिए किसी तरह का कोई इश्यू आ गया है, तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी। अब जब प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी तो जो वेस्ट है, जो किडनी के माध्यम से, ब्लैडर के माध्यम से, यूरिथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो वेस्ट कहां एक्युमुलेट हो जाएगा, आपके घर में जो ड्रेनेज का पाइप है। अगर वो ड्रेनेज का पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो घर में गंदा पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, भावेश पटेल जी बताइए साहब, बताओ कुलदीप। घर में एक ड्रेनेज का पाइप होगा ना कोई ना कोई। जब घर की धुलाई करते हो, अभी दिवाली में सब लोगों ने घर की धुलाई करी है अपने अपने, तो ड्रेनेज के पाइप के माध्यम से ही तो सब वेस्ट बाहर निकला बॉडी का, सब घर का वेस्ट निकला। अब मान लो अगर वो ड्रेनेज वाला पाइप चोक हो जाए या ड्रेनेज वाले पाइप में किसी तरह से कचरा जम जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वो सारा पानी क्या होगा, बैक मार जाएगा। जब बैक मार जाएगा तो गंदगी कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, गंदगी घर में इकट्ठा हो जाएगी। सेम यही हाल है किडनी का। किडनी का काम है आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देना। लेकिन लेकिन
किडनी मान लो डिस्टर्ब है, किडनी मान लो सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि जो आपका ब्लड है उसमें क्या आ जाएंगी? इंप्योरिटीज आ जाएंगी। ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? है ना मैम? बात क्लियर हो गई? अगर गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पाई तो ये गंदगी कहां रुकेगी? ब्लड में रुकेगी। अब जब ये ब्लड में गंदगी रुकेगी तो ब्लड की गंदगी क्या करेगी? वो टॉक्सिन्स जमा करना शुरू कर देगी पूरी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर टॉक्सिन्स जमना शुरू हो जाएंगे। और जब टॉक्सिन्स जमना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी? तो परसिस्टेंट थकान अगर किसी को लगती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको किडनी का कोई ना कोई इश्यू जरूर है। ठीक है जी साहब? चल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? पफी आईज इन द मॉर्निंग। पफी आईज इन द मॉर्निंग। कोई है ऐसा यहां बैठा है जिसको लगता है कि सुबह उठने के बाद में जब शीशे के सामने वो खड़ा होता है तो उसकी आंखों में हल्की सी सूजन महसूस होती है? दीपिका जी, आप सुबह रात में जब सोने गए थे उस समय आप बिल्कुल ठीक थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आप शीशे के सामने सुबह उठ के खड़े हुए तो आपको ऐसा लगा कि आंखों के नीचे जो पोटे होते हैं ना, ये आंखों के नीचे यहाँ वाला पोर्शन, ये हल्का सा स्वेल दिखाई पड़ता, हल्की सी इसमें स्वेलिंग स्वेलिंग रहती है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड जो है ये एक्यूमुलेट हो रहा है। बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। फ्लूइड कब इकट्ठा होगा? जब फ्लूइड प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाएगा। फ्लूइड कब पास आउट नहीं हो पाएगा? जब देयर वुड बी समथिंग रॉन्ग विद योर किडनीज। ठीक है जी? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो पफी आईज अगर सुबह सुबह आपको होती हैं तो ये किडनी की समस्या हो सकती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको जिनको पफी आईज हो रही हैं वो सारे किडनी के पेशेंट हैं ना। संभावना हो सकती है, एक सिम्टम है इस बात का कि अगर ऐसा है तो हम केएफटी करा लेते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। क्योंकि किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म का भी सिम्टम पफी आईज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की भी पफी आइज देखी और आपने उसको डायग्नोज कर दिया कि यू आर ए किडनी पेशेंट। नो, बट इट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ। ठीक है जी? चल आगे बढ़ते हैं। स्वेलन एंकल्स एंड हैंड्स। कुछ लोगों को आप देखेंगे तो वो बताते रहते हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में देखेंगे आप, तो वो बताते हैं आपको कि भैया स्वेलन एंकल्स एंड हैंड्स। ये क्या हो गया? ये मतलब हो गया कि आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आपने कुछ देर बाद देखा तो आपके जो टखने हैं, जो पैर का एंकल है, उस जगह पर आपने देखा स्वेलिंग आ गई। उस जगह पर स्वेलिंग आ गई। आपने वहां दबा के देखा तो मालूम पड़ा उंगली से गड्ढा हो गया उस जगह पर। होता है किसी, कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने एंकल्स को देखते हैं और वहां पर थोड़ा सा दबा देते हैं तो उस जगह पर गड्ढा हो जाता है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यू है यहां। ठीक है जी? तो स्वेलन एंकल, साथ ही साथ में ये अगर हाथ में अगर यहां पर आपको स्वेलिंग आ जाए, ये जो पोर्शन है इस जगह पर अगर स्वेलिंग आ जाए, हैंड्स में स्वेलिंग आ जाए, तो ये भी एक सिम्टम है कि किडनी इंपेयर्ड, किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स बताने हैं आपको। अगर यूरिन कर रहे हैं आप और यूरिन करते समय फोमी यूरिन हो रही है, फोमी यूरिन यानी कि यूरिन में आपको बुलबुला दिखाई पड़ रहा है, जैसे बुलबुले होते हैं ना, इस तरह के बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं यूरिन में आपको, बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं यूरिन में, तो ये एक प्रकार का सिम्टम है कि यहां से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? प्रोटीन जो है लीकेज
इन यूरिन। ये बता रहा है कि आपकी आपके यूरिन के साथ साथ में प्रोटीन लीक कर रहा है। तो जब भी आप लोग यूरिनेट करते हैं तो पॉट को एक बार जरूर देखिएगा कि क्या पॉट में बहुत ज्यादा बुलबुले तो नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर फोमी यूरिन है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन लीकेज की संभावना हो सकती। ठीक है जी। चलो पांचवा आगे बढ़ते हैं। क्लाउडी और डार्क यूरिन, बहुत क्लियर यूरिन नहीं है। क्लाउडी और डार्क यूरिन, अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा गाढ़ा है और क्लाउडी यानी कि बहुत बहुत मटमैला सा गंदा सा यूरिन का कलर दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि यहां पर यूरिन एक किडनी में कुछ इंपेयरमेंट हो सकता है। छठा, यहां पर बहुत लोग मुझसे सहमत होंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। रात के समय, रात में आपको अगर पेशाब करने के लिए 3 से 5 बार उठना पड़ता है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर किडनीज। है कुछ लोग यहां पर जिनको 3 से 5 बार उठना पड़ता है, या वो जानते हैं किसी को जो कि उनके परिवार में है और वो 2 3 4 बार पेशाब करने के लिए रात में उठता है। रूपाली मैम कह रही है यस, बिल्कुल सही बात। बलजीत कह रही है यस। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठते हैं और उनकी नींद टूट जाती है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर किडनीज। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर किडनीज। यस, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स प्रोस्टेट में तो और ज्यादा होता है भैया, प्रोस्टेट में तो और ज्यादा होता है, लेकिन प्रोस्टेट के अलग सिम्टम्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कल परसों में, अगर समझना चाहेंगे आप लोग तो। बट ये समस्या अगर प्रोस्टेट भी है किसी को तो निश्चित रूप से किडनी तो इंपेयर होगी ही होगी उसकी। सेवेंथ, इची स्किन, इची स्किन दैट वॉन्ट स्टॉप। क्या होगा साहब? खुजली होगी स्किन में, स्किन में खुजली बहुत ज्यादा होगी। और ये खुजली कैसी होगी? ये खुजली रुकेगी नहीं। आप सेट्रिजिन खा लीजिए, आप कुछ भी एविल खा लीजिए, लेकिन ये खुजली रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? खुजली, पहली बात तो ये समझेंगे खुजली होती क्यों है। खुजली इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए था। अब जब वो टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उस जगह पर क्या पैदा करेंगे? वो इरिटेशन पैदा करेंगे, और इरिटेशन पैदा करने के बाद में आप खुजलाहट शुरू कर देते हो, आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और एर्थ, मेटेलिक टेस्ट। मेटेलिक टेस्ट, कभी आपने मुंह में सिक्का डाला है किसी ने? जो ये सिक्के होते हैं, कॉइंस कॉइंस। अच्छा, मुंह में कॉइंस डालने के बाद में जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट अगर मुंह में परमानेंट बना रहे तो ये बताता है कि आपके मुंह का टेस्ट मेटेलिक हो गया है। और अगर मेटेलिक टेस्ट है तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रहा है कि कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर किडनीज। टेस्ट मेटेलिक हो गया। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो कभी मम्मी ने मान लो कुछ पैसे दिए कि जाके दूध लेके आओ जाकर, तो मालूम पड़ा 12 13 साल के थे, पैंट की जेब में हाथ डाला तो पैंट की जेब तो फटी हुई थी। तो फिर क्या करें? हाथ में मम्मी ने कहा था सिक्के पकड़ के जाओगे तो रास्ते में गिरा जरूर दोगे जाकर। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब एज 9 10 साल की हुआ करती थी। तो उस समय वंदना जी 1 रुपए में दूध मिल जाता था बड़े अच्छे से आराम से, 1 रुपए में 1 लीटर दूध मिला। तो एक पॉकेट हमारे पास होती थी। वो कौन सी पॉकेट थी? खट्ट से मुंह के अंदर डाला और लहराते हुए बल खाते हुए चले गए दुकान तक, दूधिए के पास तक। और आराम से जब दुकान के पास पहुंचे तो सिक्का बाहर निकाला, थोड़ा सा उसको पैंट की जेब में रगड़ा और उसी 1 रुपए से दूध लेके चले आए। अभी याद आ गया पढ़ते पढ़ते आप लोगों को। ठीक है, उसी 1 रुपए से दूध लेके चले आए। तो हम लोगों को बड़े अच्छे से याद है कि सिक्कों का टेस्ट कैसा होता है। अब तो अब तो बच्चे बड़े हाइजीनिक हो गए हैं। बच्चे बड़े हाइजीनिक इसलिए हो गए सतीश सर कि बच्चों की मम्मियां बड़ी हाइजीनिक हो गई हैं। तो वो नो बेबी नो, नो बेबी नो करके बच्चे बड़े हाइजीनिक हो गए। और इसीलिए उनको जुकाम सर्दी बहुत पकड़ती है, क्योंकि अब हमारी एंटीबॉडीज बहुत बनी हुई हैं।
हमारी एंटीबॉडीज जो है बहुत तगड़े से बनी हुई है, हमारे पास सब हर चीज का बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर, इसलिए हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। चलिए साहब, जोक से पार्ट। तो मेटेलिक टेस्ट अगर बॉडी में आ रहा है तो फिर ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको अपनी किडनी टेस्ट करानी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है साहब। मतलब क्या हो गया, जीना चढ़ने में थोड़ा सा काम करने पे अगर आपको हफनी आ रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो क्या क्या हो सकता है, संभावना क्या क्या हो सकती है, समझने का प्रयास करते हैं ये। अगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी मेहनत करने पे, थोड़ा सा भी प्रयास करने पे उसकी सांस फूल रही है, सांस फूल रही है यानी कि उसको डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो रहा है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, सारिका बताओ, सारिका कपड़ ने बताओ क्या क्या हो सकता है, एनीबडी कोई बता सकता है क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, अगर आप रेगुलर हमारी बूट कैंप्स में रहते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या संभावना हो सकती है। थोड़ा सा चलने पे अगर सांस फूल रही है तो क्या क्या हो सकता है। नंबर एक, उसको हार्ट का इश्यू हो सकता है, हार्ट की पंपिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है तो भी इश्यू हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हार्ट का इश्यू हो सकता है। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, वेरी गुड दीनू जी। उसको लंग के इश्यू हो सकते हैं, लंग का इश्यू हो सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज उसको, हाँ बिल्कुल सही बात है, लंग के इश्यू में अस्थमा भी आ गया। तीसरी चीज और क्या होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर विटामिन बी 12 की कमी है किसी को तो उसकी भी सांस फूलेगी, बिल्कुल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल इसी में आ गया, हार्ट के इश्यूज में ही आ गया, ठीक है। एक और इश्यू आता है, मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने पे अगर सांस फूल रही है, फिर मैं बात कर रहा हूं ब्रीद की बात कर रहा हूं, सांस मतलब वो नहीं आपके हस्बैंड की मम्मी वो वाली सांस नहीं, सांस मतलब ब्रीदिंग वाली सांस, आप लोग दिमाग में आ रहा होगा, दूसरी सांस वो वाली नहीं। एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी को होगी तो उसकी भी क्या होगा, उसको भी डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, ब्रीदिंग के इश्यूज उसको होंगे। किडनी अगर प्रॉपरली क्लीन आपकी नहीं है तो किडनी क्लीन ना होने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहां पर, लंग्स में, यानी कि पानी जो है वो कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर फेफड़ों में पानी भर जाएगा तो क्या होगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं। बैड ब्रीथ, 10वां सिम्टम क्या होगा, बैड ब्रीथ, यानी कि सांस में बदबू आएगी, बैड ब्रीथ, ठीक है जी। क्यों आएगी, बट नेचुरल बात है, सारा काम एक ही है कि टॉक्सिन बॉडी से निकलने चाहिए, टॉक्सिन बॉडी से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के पंगे हो रहे हैं, बैड ब्रीथ, ठीक है। मसल्स क्रैम्प एट नाइट, क्रैम्प्स एट नाइट, बोलो भाई, मसल्स क्रैम्प्स एट नाइट, रात के समय पे आपकी पिंडलियों में, मसल्स में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो, अगर बॉडी में कैल्शियम और D3 की कमी रहेगी तो भी दिक्कत होगी, अगर बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी तो भी निश्चित रूप से ये दिक्कत आपको होगी ही होगी, मैग्नीशियम अगर बॉडी में कम है तब भी आपको दिक्कत होगी इस तरह की, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, विटामिन D3 अगर कम होगा बॉडी में तब भी आपको मसल्स क्रैम्प होंगे रात में आप, ठीक है जी। आयरन कम होगा तब भी आपको मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, क्योंकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाएगा आपको, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाएगा आपको, RLS हो जाएगा आपको। इसके साथ साथ में अगर किसी व्यक्ति की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, क्या फैन ऑन कर रहे हो क्या, एक मिनट फैन, अगर आपकी किडनी प्रॉपरली नहीं काम कर रही है तो भी इस तरह की समस्या हो सकती है, तो भी समस्या हो सकती है। मसल्स क्रैम्प एट नाइट बिकॉज यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का हमने उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक किया और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, लाइट इंबैलेंस,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि उसकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस जो है अगर बिगड़ गया तो फिर मसल्स में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कब बिगड़ेगा? जब आपकी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे। ड्राई एंड स्केली स्किन। अगर स्किन बहुत सूखी हुई है और साथ साथ में स्किन उखड़ भी रही है, स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, वैसे स्किन ड्राइनेस कैल्शियम की डेफिशिएंसी में भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है तो भी स्किन ड्राइनेस होगी। लेकिन अगर किसी की स्किन ड्राई भी है और साथ ही साथ में उखड़ रही है, स्केली हो रही है, तो भी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किडनी का इश्यू हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि पुअर किडनी अगर होगी, आपकी किडनी फंक्शन पुअर होंगे आपके, तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। 14, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी में स्टार्ट होगी और उल्टियां आने स्टार्ट हो सकती हैं। 15, ट्रबल कंसंट्रेटिंग। ट्रबल कंसंट्रेटिंग यानी कि कंसंट्रेट करने में ट्रबल महसूस होगा, आप इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ब्लड में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और यही टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है जी, और क्या होता है भैया? 16, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है जिस व्यक्ति की किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं। जिस व्यक्ति की किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती है उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। अब आप पूछेंगे सर क्यों हाई रहता है? आइए समझते हैं। किडनीज के माध्यम से हमारी बॉडी का जो एक्सेस सोडियम है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। निकलता है अरुणा दीदी, भव्या, निकलता है। जो भी हम नमक खाते हैं खूब सारा, तो ये जो एक्सेस सोडियम है ये कैसे बाहर निकलता है? ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है किडनी के माध्यम से। अब मान लो हमारी किडनी इंपेयर्ड है, यानी किडनी में कुछ इश्यू है, तो सोडियम किडनी से बाहर नहीं निकल पाएगा, बट नेचुरल बात है। अब सोडियम जब किडनी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये सोडियम कहां रहेगा? ये सोडियम आपके ब्लड में मूव करेगा। अब जब ब्लड में सोडियम मूव करेगा तो सोडियम का एक गुण होता है सकीना, कि ये क्या करता है, पानी को अपनी तरफ पकड़ लेता है, पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये पानी को पकड़ता है सोडियम। अब सोडियम ने पानी को पकड़ लिया तो इसका मतलब जो खून की नलियां हैं उसमें क्या हो गया, ब्लड जो है उसमें और पानी आ गया। जो ब्लड वेसल थी, मान लीजिए उसमें अभी तक 1 लीटर पानी बह रहा था, अब उसके अंदर 1.5 लीटर पानी बहने लगा। तो जिस जगह पर 1 लीटर पानी बहने की तथा थी, क्षमता थी, वहां पर अगर 1.5 लीटर पानी बहने लगेगा तो किनारों पे प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बाढ़ भी आई है कि नहीं आई है? कुछ भोपाल भोपाल में सब जगह बड़ी बाढ़ थी आई। बाढ़ जब आती है तो जब नदी में मतलब उतना पानी रहता है जितना होना चाहिए तो किनारे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो किनारे क्या होते हैं? किनारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, किनारे बह जाते हैं, किनारे टूटने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। इसी तरह से आपकी ब्लड वेसल्स में सोडियम के ज्यादा मात्रा होने की वजह से सोडियम पानी को अपनी तरफ पकड़ लेता है, और सोडियम जब पानी को पकड़ लेता है तो आपकी ब्लड वेसल्स में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो वेसल्स की दीवारें हैं उन पे प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। इसी को तो बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जो लोग भी बीपी की दवाइयां खाते हैं उनको अच्छे से पता होगा, उनका डॉक्टर एक दवाई लिखता है जिससे आप बहुत ज्यादा यूरिन करने जाते हो, जिसे डाययूरेटिक बोला जाता है। डाययूरेटिक बोला जाता है। तो आप जब बहुत ज्यादा यूरिन करने जाओगे तो क्या होगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए जिस व्यक्ति की भी किडनी में इशू है उसका बीपी हाई रहता है। ठीक है जी साहब,
चल, थोड़ा सा बता इसलिए देता हूं आप लोगों को कि किसी से बात करो तो आपको अच्छा रहे, थोड़ा सा बोलोगे सोडियम वोडियम तो उसको लगेगा कि हाँ पढ़े लिखे लोग आए। 17, पेल स्किन और डार्क सर्कल्स। अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, स्किन पेल हो रही है यानी कि हल्की सी मतलब फीकी स्किन पड़ रही है, फीकी स्किन पड़ रही है, स्किन का तेज खत्म हो गया है, तो ये भी किसका सिम्टम है? ये भी पुअर किडनी फंक्शन का सिस्टम है। क्योंकि किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो हमारे आरबीसीज को पैदा करने में हेल्प करता है, आरबीसीज को बनाने में हेल्प करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है, कोई व्यक्ति एनीमिक है, तो हम एक बार की संभावना ये जरूर लगाते हैं कि भैया इसकी किडनी सही तरह काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। क्योंकि अगर किडनी सही तरह काम नहीं करेगी, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा किडनी का पेशेंट होगा, तो उसका हीमोग्लोबिन हमेशा कैसा रहेगा? उसका हीमोग्लोबिन हमेशा नीचे रहेगा। कोई भी आप देख लीजिएगा, कोई भी किडनी पेशेंट होगा तो उसका हीमोग्लोबिन हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है जी। 18, बोन एंड ज्वाइंट पेन। इन सारे सिम्टम्स में मिलते जुलते, अगर आपको बोन एंड ज्वाइंट पेन भी हो रहा है, तो ये भी बिकॉज ऑफ किडनी इंपेयरमेंट हो रहा है या पुअर किडनी की वजह से हो रहा है। 19, फीलिंग कोल्ड ऑल टाइम। चल, फिर पूछता हूं आपसे, आप लोग, क्विज दे रहा हूं आपको। कौन सी बीमारी में आपकी एक्सट्रीमिटीज हमेशा कोल्ड बनी रहती, ठंडी बनी रहती? बताइए साहब। किस बीमारी में आपको हमेशा जाड़ा लगता रहता है, हमेशा सर्दी लगती रहती, जाड़ा लगता रहता है? भव्या, तुक्का मत मारो बेटा। आबरा का बाग डाबरा गिली गिली छू, एक बोल दो, कोई ना कोई सही निकल जाएगा। नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुलदीप, वेरी गुड। लक्ष्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, दो जवाब बिल्कुल सही हैं। एक थायराइड और दूसरा एनीमिया। एक थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में हमेशा आपको ठंडक महसूस होती रहेगी, हमेशा आपको सर्दी लगती रहेगी। हस्बैंड कहेंगे एसी चला दो, आप कहोगे एसी बंद कर दो। हस्बैंड कहेंगे फैन ऑन करो, आप कहोगे फैन ऑफ करो। हमेशा अगर सर्दी लग रही है आपको, गर्मी के मौसम में भी सर्दी लग रही है, तो इसका मतलब या तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी है, और या फिर आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मिनोपॉज में ऐसा नहीं होता। ये, आपका पूरा नाम क्या है? आप कैसी नाम से आते हो? अपना पहले पूरा नाम लिखो आप, फिर हम आपको आपके नाम से बुलाया करें। क्या नाम है बताइए, लिखिए पूरा नाम अपना। आपका वीडियो भी ऑन रहता नहीं है। आप जवाब बहुत देते हो आप। किरण चौधरी, अच्छा किरण मैम है, ये केसी के नाम से आती हैं। वेरी गुड किरण जी। मिनोपॉज में क्या होता है? मिनोपॉज में सर्दी नहीं लगती है, मिनोपॉज में गर्मी सर्दी दोनों लगते हैं। आप आधे घंटे क्या मतलब 5-7 मिनट आपको लगेगा बहुत गर्मी लगी एकदम से, और फिर नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको थोड़ी सी ठंडक लगेगी, फिर कुछ देर बाद बहुत सारी गर्मी लगेगी, एकदम से पसीने से डूब जाएंगे एकदम आप। लेकिन जिसको हर व्यक्ति ठंडक लगती रहे, वो व्यक्ति या तो एनीमिक हो सकता है, या उसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या उसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और या फिर उसकी किडनीज में कुछ ना कुछ इश्यू आ गया है। 20, इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट। चलो फिर बात करते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट किस दो मिनरल्स की कमी से होता है? दो मिनरल्स, दो मिनरल्स ध्यान करो। दो मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी अगर कमी बॉडी में होगी, तो उसकी वजह से आपको इरेगुलर हार्ट बीट होगी। वेरी गुड रूपाली मैम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैल्शियम की कमी की वजह से आपको इरेगुलर हार्ट बीट होती हैं। विटामिन D अगर कम होगा तो भी आपकी हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी। लेकिन अगर आयरन कम होगा बॉडी में, अगर आयरन का बॉडी में कम होगा, तो आपका दिल धड़धड़ 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 बहुत तेज धड़केगा, बहुत तेज धड़केगा।
ठीक है जी। तो इररेगुलर हार्ट बीट के कारण क्या है? कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन। आयरन। तो कैल्शियम और आयरन दो मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में इरेगुलर हार्ट बीट होती है। साथ ही साथ में अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो बट नेचुरल बात है आयरन कम होगा बॉडी में, और आयरन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी में वाटर क्या करेगा? वाटर रिटेन करेगा। आपके शरीर में पानी रुकेगा, और जब पानी रुकेगा तो क्या बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा। आपसे एक बात शेयर करूं आपको। आप लोगों ने देखा होगा जब आप वेट लॉस जर्नी पे आते हो, और मान लीजिए किसी का वजन 104 किलो 105 किलो है, और वो वेट लॉस जर्नी पे आया, तो शुरुआत के 3-4 किलो ना बड़े आराम से चले जाते हैं। शुरुआत में 3-4 किलो जो है वो बड़े आराम से कम हो जाता है। आपको लगता है मैं ये ले रहा हूं, मैं वो ले रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं इसलिए मेरा कम हो रहा है ना। 3-4 किलो तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से, थोड़ा सा पानी वानी बढ़ा देने से, थोड़ा सा चीनी वगैरह कम खाने से, थोड़ा सा नमक कम खाने से 3-4 किलो तो वैसे ही कम हो जाता है आपका। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि 3-4 किलो तो जो वाटर का है ना, वाटर एक्यूमुलेशन, एक्सेस वाटर एक्यूमुलेशन जो बॉडी में है वो निकल जाता है बॉडी से। 3-4 किलो कम हो जाता है, और आप जो है बड़े खुश हो जाते हो कि मेरा 4 किलो कम हो गया, मेरा 4 किलो कम हो गया। रियल वेट लॉस तो वो है जो 5 किलो के बाद कम होता है। तब आपका जो है रियल में फैट कम होता है। शुरुआत में 3 किलो 2 किलो 5 किलो ये कम हो गया, ये तो सब आपका वाटर जो था एक्यूमुलेशन था वो खत्म होता है। वो तो वाटर चला गया आपकी बॉडी से, आपको लगा कि मेरा वेट चला गया। 5 किलो के बाद जब नहीं टूटता है, आप कहते हो सर 5 किलो तो टूट गया, 5 किलो के बाद सर नहीं टूट रहा है। पंगा ये है कि 5 किलो तो वाटर निकल गया, आप लोग लगा मेरा वेट चला गया। 5 किलो के बाद बारी आती है फैट के टूटने की। फैट टूटता नहीं है आपसे। फैट टूटता नहीं है, फैट बहुत टफ होता है तोड़ना। तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी इंपेयर्ड है तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, और वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वेट गेन बढ़ेगा। हेडेक्स दैट परसिस्ट, लगातार हेडेक हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं सिग्नल है इस बात का कि आपकी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, आपकी किडनीज इंपेयर्ड है, आपके ब्लड में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है जी। चलो, 23वां, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। एंड इरिटेबिलिटी। मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, ये मैंने आपके सामने रखे हैं 23 लक्षण। किसी भी व्यक्ति की अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके सामने ये 23 तरह के लक्षण उसको दिखाई पड़ेंगे। अब इन 23 में से किसी को भी यहां जितने लोग बैठे हो, ये 23 अपने सामने आपने नोट डाउन कर रखे हैं। इन 23 में से अगर आपको 5 या 6 लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर आपको किडनी रीजन लेने की आवश्यकता है। इनमें से अगर 5-6 लक्षण भी आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपको किडनी रीजन लेने की आवश्यकता है। ठीक है जी। लेकिन किडनी रीजन लेने से पहले या किडनी रीजन लेने के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पे भी काम करना पड़ेगा। व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन प्रिवेंट किडनी डिजीज? हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन प्रिवेंट किडनी डिसीज? आप कौन सी लाइफ स्टाइल के माध्यम से अपने आप को किडनी डिजीज से मुक्त रख सकते हो? आइए समझते हैं। 5-6 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। आपको अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होगा।
लेकिन ये कंट्रोल तो आप तब करोगे जब आपको पता होगा कि आप हाइपरटेंसिव हो कि नहीं। तो सबसे पहले आपको रेगुलर बेस पे अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराने की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक है तो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेस पे चेक कराते रहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 120, हाँ, अगर आपका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 है, यानी 120/80 से ऊपर जा रहा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से अपने ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आए। सप्लीमेंट्स में अगर बीपी को नीचे लेके आना है तो हमारे पास कौन सा सप्लीमेंट है? कौन सा सप्लीमेंट है? ऑफकोर्स हमारे पास में एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है, क्या है नाम बताओ? बीपी बैलेंस। बीपी बैलेंस हमारे पास में। कार्डियो एक्टिव तो पुराना हो गया मैम, नया आ गया बीपी बैलेंस। हमारे पास में बीपी बैलेंस है, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से वाले ब्लड प्रेशर को? जो 140 और 90 के आसपास है। 140 और 90 के आसपास है। लेकिन अगर बीपी 150 पहुंच गया तो कृपा करके बीपी बैलेंस के भरोसे मत रहिएगा, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। ठीक है, हम सप्लीमेंट्स में डील रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, ये दवाइयां नहीं है। और अगर 150 160 बीपी है तो बिल्कुल आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। अभी हम लोग एक 10 11 12 तारीख को हम एक बूट कैंप करने जा रहे हैं जिसपे हम इस टॉपिक को उठाएंगे, हाइपरटेंशन को उठाएंगे। बेसिकली वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर बूट कैंप होगा। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जिस भी तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको कैसे बैलेंस में रखा जाए। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है? डायबिटीज भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आती है, हाइपरटेंशन भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है, हाइपोथायराइडिज्म भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है, तो फैटी लीवर भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है। इन सब पे हम बहुत सारा काम करेंगे। लो और हाई हो रहा हो तो बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, हाँ बिल्कुल बीपी बैलेंस दे सकते हैं। इसमें कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपके ब्लड प्रेशर को लो लेके जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल बड़े आराम से दे सकते हैं। तो क्या करना है? कंट्रोल योर बीपी। तो 10 11 12 तारीख को जो हमारा बूट कैंप है उसमें जरूर शामिल होइएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे हम बात करेंगे, लगभग 8 से 10 डिजीज कवर करेंगे। जिस तरह से रावण के 10 सर थे, उसी तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर भी 10 बीमारियां आती हैं। और हम 10 बीमारियों को किस तरह से लाइफ स्टाइल्स के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से, अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा क्या है? मैनेज ब्लड शुगर। मैनेज ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर जो है बेसिकली क्या करता है कि अगर आपका शुगर बढ़ गया है, तो शुगर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं ब्लैडर तक जा रही होती हैं, वो नर्व्स कैसी होती हैं? वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब वो नर्व्स डिस्टर्ब हो जाती हैं तो ब्लैडर को वो सेंसेशन ही नहीं मिलता है कि वो यूरिनेट करे, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। और वो क्या होता है, वो सारा का सारा जो यूरिन है वो ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता रहता है। जब लंबे समय तक रूपाली मैम ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है? सड़न पैदा हो जाती है, ये पानी सड़ने लगता है, ये यूरिन सड़ने लगता है। और जैसे ही यूरिन सड़ेगा उसमें इंफेक्शन पैदा हो जाएगा, और फिर ये इंफेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी को खराब कर देता है। समझ में आ गया? इसलिए अगर किसी का भी ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर उसका ऊपर जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने ब्लड शुगर को मैनेज करना चाहिए। ब्लड शुगर ऊपर ले जाने में सिर्फ शुगर ही ऊपर नहीं बढ़ता है, बहुत सारी 20 बीमारियां और पैदा कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज, तो किडनी को बैलेंस रखना तो क्या करना पड़ेगा? बीपी बैलेंस रखिए, शुगर को बैलेंस कीजिए। तीसरा, अडॉप्ट किडनी फ्रेंडली डाइट। अडॉप्ट ए किडनी फ्रेंडली डाइट। अब किडनी फ्रेंडली डाइट क्या होती है? जाहिर सी बात है, हरी सब्जियां खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। ये सब क्या है? ये सब किडनी को बैलेंस करने वाली डाइट है। लीन प्रोटीन लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए। ठीक है, लेकिन ट्रांस फैट वगैरह इनको सबको अवॉइड कीजिए। नमक कम से कम खाइए। बस मोटी बात अगर सुन लीजिए तो किडनी फ्रेंडली डाइट में एक चीज आती है कि आपको सोडियम कम से कम लेना है, नमक कम से कम खाना है, सेचुरेटेड फैट्स कम से कम खाने हैं, चीनी कम से कम खानी। तो चीनी कम खानी है, नमक कम खाना है, सेचुरेटेड फैट कम खाने हैं, रेड मीट कम खानी है। ये आपको बना के रखना है, इतना ये आपको मेंटेन करके चलना है। चौथा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल
एक्टिविटी। मतलब ये हो गया कि आपको हफ्ते में 150 मिनट पर वीक, 150 मिनट कम से कम हफ्ते में आपको वॉक करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, 150 मिनट यानी कि 20 से 25 मिनट जो है पर डे अगर आप देते हैं सप्ताह में 6 दिन भी, तो पर्याप्त। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, वॉक भी करेंगे तो भी चलेगा, 20 से 25 मिनट पर वीक, पर डे, पर डे, पर डे। ठीक है जी। चलो चौथा, पांचवा, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिट। स्मोकिंग को अवॉइड करना है और अल्कोहल को लिमिट करना है। क्या करते हैं ये? स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है और आपके किडनी के टिश्यूज धीरे धीरे डैमेज करती है। तो स्मोकिंग को अवॉइड करिए, अल्कोहल को क्या करना है? लिमिट करना, लिमिट करना। इसके साथ साथ में छठी बात करें तो स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी लगातार पीते रहिए। स्टे हाइड्रेटेड, पानी लगातार पीते रहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे आपको जरूर पीना होगा। अवॉइड ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। कुछ लोग होते हैं ना, जरा सा भी कुछ दर्द हुआ तो बस एक पेन किलर खा लिया, एक पेन किलर खा लिया, कुछ भी जरा सा भी दर्द हुआ पेन किलर खा लिया। पेन किलर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। जब बहुत मजबूरी हो जाए तभी पेन किलर्स लीजिए, अदरवाइज पेन किलर से बचने का प्रयास कीजिए। नंबर 8, मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मेंटेन करिए, वजन जो है हेल्दी वेट मेंटेन करिए। वजन जितना बढ़ेगा उतना आपको समस्या पैदा करेगा, ये कोई बताने की बात नहीं है। नंबर 9, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहिए, लगातार जो है अपना हेल्थ चेकअप करते रहिए। किस तरह से? कभी बीपी चेक कराइए, अपना केएफटी कराइए, केएफटी कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहिए। ठीक है, ये जरूरी है। कम से कम साल में एक बार, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो साल में एक बार जरूर करा लीजिए, जरूर करा लीजिए। 10वां क्या है? अगर आपको इन 23 सिम्टम्स में से 5 6 7 सिम्टम दिख रहे हैं अपने अंदर, या आपकी फैमिली में इस तरह की किडनी की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है किसी को, तो आपको क्या करना चाहिए? एटलीस्ट 3 मंथ्स किडनी रीजन, साल में 3 महीने किडनी रीजन जरूर ले लीजिए। भले बहुत सारा सिम्टम्स आपको नहीं दिख रहे हैं, आप डायग्नोस्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अगर इसमें से 6 7 सिम्टम दिख रहे हैं तो 3 महीने कम से कम किडनी रीजन जरूर ले लीजिए, एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, कि हमें भविष्य में किडनी की समस्याएं ना हो जाए, इसलिए ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए। ठीक है जी। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा मेरा कि किडनी रीजन के कंटेंट्स क्या क्या है? किडनी रीजन में हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 कंटेंट है। 7 में से 4 कंटेंट अगर कोई हाथ खड़ा करके बता दे मुझे, तो मैं उसके लिए क्लैप करूंगा। वंदना जी, ट्रेनिंग तो दी है हमने, ऐसी बात थोड़ी ट्रेनिंग नहीं दी हो आप लोगों को है। सर जी ट्रेनिंग कर दिया करो, सर जी ट्रेनिंग कर दिया करो। ट्रेनिंग करो, भागवत है का। कुछ लोग तो ट्रेनिंग में ऐसे आते हैं जब भागवत सुनने आते हैं, बोले 1 घंटे सुना भागवत, बड़ा मजा आया। 4 कंटेंट बताओ, 7 नहीं पूछ रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? दिए एग्जाम? चलो, पढ़ाते हैं आपको, पढ़ाते पढ़ाइए। चलो देखिए, आप अगर बिजनेस में आए हो, आप वेलनेस के माध्यम से अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हो, वेलनेस पे काम करना चाहते हो, तो यू शुड नो एटलीस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एटलीस्ट प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट तो पता ही होने चाहिए। चलो, सबसे पहले इसके अंदर आता है किडनी रीजन। किडनी रीजन अब बिकेगा, किडनी रीजन
हो हल्ला करने से नेटवर्क मार्केटिंग अगर होती, पूरी दुनिया ही हो हल्ला कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। फोकस वहां नहीं हो रहा है जहां होना चाहिए। दारू हल्दी, पहला कंटेंट है इसका, दारू हल्दी। दारू हल्दी ये क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, यानी कि सूजन को बहुत तेजी से कम करता है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या है? डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज है, ये बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी। तो कल को आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर दारू हल्दी क्या काम करती है, दारू हल्दी क्या करेगी? सूजन को कंट्रोल करेगी। ना सिर्फ सूजन को कंट्रोल करेगी, बल्कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, रिमूव करता है। बट इसके संग में एक पंगा है। एक पंगा क्या है? कि ये जो है, ये ऑक्सिलेट प्रोड्यूस कर सकता है, ये बॉडी में ऑक्सिलेट प्रोड्यूस कर सकता है। और ये ऑक्सिलेट क्या कर सकते हैं? किडनी स्टोन पैदा कर सकते हैं। अब ये बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है ना? दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स ऑक्सिलेट, दैट कंटेन्स ऑक्सिलेट दैट में इंक्रीज स्टोन रिस्क। इंक्रीज स्टोन रिस्क, पता होना चाहिए आपको, जरूरी है। यद्यपि इससे स्टोन जरूरी नहीं बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसकी मात्रा हमने बहुत कम रखी है आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए किडनी रीजन दिन में एक बार लिया जाता है, और कोई ये कहे कि नहीं सर मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मैं दिन में 3 बार लेना शुरू कर दूं, तो अगर वो 3 बार लेगा किडनी रीजन, तो दारू हल्दी क्या होगा? उसकी बॉडी में ज्यादा पहुंच जाएगा। और ज्यादा दारू हल्दी पहुंच जाएगा तो वो क्या कर सकता है? वो किडनी स्टोन पैदा कर सकता है। लेकिन अगर एक बार ले रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो समस्या नहीं होगी। जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सूजन को कम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और साथ ही साथ में किडनी स्टोन को पैदा करने की क्षमता इसके अंदर है, अगर ज्यादा डोज में ये लिया जाएगा तो। पहला कंटेंट। दूसरा इसके अंदर क्या मिलेगा? मैं सातों कंटेंट बताऊंगा आपको। पुनर्नवा, पुनर्नवा, इसके अंदर दूसरा कंटेंट है पुनर्नवा। ठीक है? किस नाम से जानते हैं इसको हम? इट इज नोन प्राइमरली फॉर इट्स डायूरेटिक प्रॉपर्टीज। डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज। डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है? डाईयूरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाई, ऐसा कंटेंट जो आपके शरीर से पानी को बाहर निकाल दे। डाईयूरेटिक यानी कि जो आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल दे, उसको क्या बोलेंगे? डाईयूरेटिक। और पुनर्नवा किस लिए मशहूर है? पुनर्नवा डायूरेटिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत 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 उत्तम औषधि में आयुर्वेद में हम इसको गिनते हैं। जिस किसी को भी सूजन रहती है, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जिसको स्वेलिंग है, तो हम उसको क्या देते हैं? पुनर्नवा रिस्ट। पुनर्नवा रिस्ट 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, नाश्ते के बाद बराबर पानी मिला के दे दीजिए। तो उससे क्या होता है? उसकी बॉडी से स्वेलिंग कम हो जाती है। स्वेलिंग कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि इसका गुण है कि ये शरीर में एक्सेस जो फ्लूइड है उसको किडनी के रास्ते क्या कर देता है प्रिया तेजवानी? बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है जी। चलो, तीसरा इसके अंदर क्या कंटेंट है? तीसरा इसके अंदर कंटेंट है गौक्षुरू, जिसे गौक्षुरा बोलते हैं, गौक्षुरा। ठीक है? अब गौक्षुरा क्या काम करता है? गौक्षुरा इज बिलीव्ड टू हेल्प, गौक्षुरा इज बिलीव्ड टू, गौक्षुरा इज बिलीव्ड टू हेल्प एंड मैनेज एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन, टू मैनेज एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन। तो जिन लोगों को भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए गोक्षुरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि ये क्या करता है? ये ना सिर्फ किडनी स्टोन को बनने से रोकता है, बल्कि जो किडनी स्टोन है ऑलरेडी, उनको भी तोड़ने की क्षमता
रखता है, उनके भी साइज को ये कम करने की क्षमता रखता है। तो कल को मान लो किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और आप उसको किडनी स्टोन की में आप उसको किडनी रीजन दे रहे हो, तो आप क्या बताओगे उससे? आप उससे क्या बताओगे? आप उससे वनीता जी ये कहोगे कि हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर गौक्षुरा है, और गौक्षुरा के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो किडनी के स्टोन को ना सिर्फ बनने से रोकता है, बल्कि किडनी स्टोन को तोड़ने की क्षमता भी रखता है, उनके साइज को कम करने की क्षमता रखता है। और आप अगर खूब अच्छे से पानी पिएंगे किडनी रीजन के साथ में, तो ये जो टूटा हुआ स्टोन है ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। ठीक है जी, समझ में आ रहा भव्या? निशा चौकसी क्लियर हो रही मेरी बात? चल बहुत बढ़िया। जिस भी प्रोडक्ट के विषय में बात करें, उस प्रोडक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो क्या है? गौक्षुरा है। चौथा इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? चौथा इसके अंदर है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा, चौथा इसके अंदर है मंजिष्ठा। ठीक है। मंजिष्ठा के अंदर क्या मिलता है? मंजिष्ठा के अंदर मिलता है, शिव बता रहे हैं, रुबेरेथ्रिक एसिड, ये मंजिष्ठा के अंदर मिलेगा। रुबेरेथ्रिक एसिड इसके अंदर ये पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? विच आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग, बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस यानी कि किडनी स्टोन। तो मंजिष्ठा इसके अंदर जो है, उसके अंदर क्या है? रुबेरिथ्रिक एसिड है इसके अंदर, और उसका काम क्या है? वो यूरोलिथियासिस को रोकता है, ट्रीट करता है। यानी कि किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इसके अंदर मिल गया? एक तो आपको मिल गया गौक्षरू, और दूसरा क्या मिल गया अनुराधा जी? अनुराधा वर्दी, क्या मिल गया इसके अंदर? दूसरा क्या है? मंजिष्ठा। तो आप कैसे बात करोगे? मतलब किसी को किडनी स्टोन है, उसने कहा मैम मुझे किडनी स्टोन बहुत हो जाते हैं, या मेरे मेरी बॉडी में टेंडेंसी है किडनी स्टोन बनने की, मुझे क्या लेना चाहिए? तो आप उससे कहोगे आप किडनी रीजन लीजिए हमारा, क्योंकि इसके अंदर गौक्षरू भी है और इसके अंदर मंजिष्ठा भी है। गौक्षरू के अंदर ये गुण है कि वो किडनी स्टोन बनने नहीं देता है, और अगर बन गया है तो उसको तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और शरीर से बाहर निकाल देगा पुनर्नवा के माध्यम से। दूसरा इसके अंदर मंजिष्ठा है। मंजिष्ठा के अंदर रुबेरेथ्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका काम ही होता है किडनी स्टोन्स को ब्रेक करना। अब क्या होगा है ना मैम, इससे क्या होगा? दो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक, जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरा, जिसको दे रहे हो, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 70% तो मेडिसिन काम करेगी, और 30% उसकी सोच काम करेगी। उसकी सोच काम करेगी। और इसी सोच को बदलने के लिए हम आपको 6, 7, 8 तारीख को एक बहुत ही शानदार बूट कैंप कर रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। एक बात मैं बताऊं आपको, जिंदगी में कई कुछ लोग ऐसे होते हैं वंदना जी ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता जो मिलने के वो लायक होते हैं। और इसी जगह पर जिंदगी में कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत मेहनत नहीं करते हैं, जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। बहुत कुछ पा लेते हैं जिंदगी में, बहुत एफर्ट्स नहीं करते, बहुत पीछे नहीं भागते जिंदगी में किसी चीज के, लेकिन वो जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन है सोच। थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत से लोग अपनी सोच नहीं बदल पाते, और वो मेहनत बहुत करते चले जाते हैं। और बहुत से लोग इस पे काम करते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं, और बहुत कम एफर्ट्स लगा के भी ज्यादा रिवार्ड्स ले लेते हैं। ये किताब जब मैंने पढ़नी स्टार्ट करी थी आज से 10 साल पहले, थिंक एंड ग्रो रिच, विश्वास मानिए जब थिंक एंड ग्रो रिच आप पढ़ोगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा जिंदगी के इतने साल निकाल कैसे दिए हमने यार। इतनी 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 गलतियां हमसे कैसे हो सकती हैं जीवन में, कि हम समझ ही नहीं पाए जिंदगी में हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और वो जब आपको महसूस होगा, अगर यार ये गलतियां अगर करना बंद करें, तो जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। तो थिंक एंड ग्रो रिच वाला बूट कैंप जो मैं करने जा रहा हूं,
उसमें उसमें जरूर शामिल होइएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं, मेरे 500 रुपए चले जाएंगे, मेरे 500 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको वेस्ट नहीं होंगे। और किसी को भी लगे अगर मेरा 500 रुपए खराब हो गया तो मुझसे आप रिवर्ट ले लीजिएगा, जैसे वो मोदी के लिखता है ना, मनी बैक गारंटी। ऐसे मैं आपको मनी बैक गारंटी दूंगा इसकी। 3 दिन, 6, 7, 8 तारीख को मुझे 6 घंटे दीजिए अपने, आपकी जिंदगी के जितने भी साल बाकी हैं वो सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे। वो सारे साल बेहतर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी आपके इशारों पे चलेगी, आपके नक्शे कदम पे चलेगी। जैसे आप जिंदगी को जीना चाहते हैं वैसे अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो इनको पढ़िए। मैंने देखा बहुत सारे जो, ये जो लोग महीने का 50 लाख, ये जो महीने का 50 लाख, 1 करोड़, 30 लाख, 20 लाख रुपए महीने कमाते हैं ना, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। ऐसे लोग भी नहीं है जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो। ये पता है कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पढ़ते बहुत है। इनसे आप पूछो तो ये रीडर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जिंदगी में लीड करना है तो रीड करना पड़ेगा, वंदना जी। और हम क्या कर रहे हैं? हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। मेहनत से अगर पैसा आ रहा होता तो हर आदमी जो रोड पे रिक्शा चला रहा है वो पैसे वाला करोड़पति होता है। हर मजदूर जो आपके घर पे आता है, 500 रुपए आप उसे देते हो, वो करोड़पति हो जाता है, अगर मेहनत से पैसा आता। मेहनत से पैसा नहीं आता वनिता जी, मेहनत से पैसा नहीं आता। पैसा यहां से आता है। पैसा आता है आपकी साइकोलॉजी से। अभी हम पढ़ाएंगे किसी दिन आपको, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ाएंगे। किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, हम आपको वो पढ़ाएंगे। पैसा कमाना है तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को डेवलप करो, पढ़ना शुरू करो, अच्छे अच्छे साहित्य को पढ़ना शुरू करो, अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू करो, सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना शुरू करो। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो मंजिष्ठा इसके अंदर है, पांचवा इसके अंदर क्या है? डेंडलियन। इसके अंदर है डेंडलियन। क्या करता है भैया ये? मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो जो मैंने पंगा कहा था ना कि ये भैया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर किडनी में समस्या होती है तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस बिगड़ जाते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। डेंड्लियन इसके अंदर मिला हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। ठीक है जी। चल, छठा, फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड ऑयल मिले हुए हैं इसके अंदर। फ्लैक्स सीड ऑयल मिला हुआ है। फ्लैक्स सीड ऑयल क्या करेगा? रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। और इसके साथ साथ में क्या करेगा? एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की वजह से ही तो पंगा था। किडनी का इश्यू आया ब्लड प्रेशर की वजह से, और ब्लड प्रेशर आया किडनी की वजह से। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किडनी खराब होगी तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ा हुआ लगातार है तो किडनी खराब हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना मैम? समझ में आ रही बात है? किडनी अगर खराब है तो बीपी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम ब्लड में एकुमुलेट हो जाएगा और सोडियम वाटर को खींच लेगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो जो 10 लाख नेफ्रॉन्स है हमारी किडनी में उनको डैमेज कर देगा। बहुत बारीक बारीक सी वेक्सल से जुड़े हुए हो वो लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगी। बहुत बारीक सी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। तो आपके 10 लाख नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, जो नेफ्रॉन्स किडनी में है। तो किडनी खराब तो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो किडनी खराब। चल, सातवां इसके अंदर कंटेंट क्या है? पीपर लॉन्गम एक्सट्रैक्ट। लॉन्गम एक्सट्रैक्ट, ये है सातवां कंटेंट। ये क्या करता है? ये सपोर्ट्स ओवरऑल किडनी एंड लीवर फंक्शन। ये क्या करेगा? ये किडनी और लीवर के फंक्शंस को सपोर्ट करेगा। पिपरलिंग लॉन्गम एक्सट्रैक्ट। तो ये इसके कंटेंट है। लेना कैसे है? दिन में एक टैबलेट, एक बार,
दोपहर में खाने के बाद आपको लेनी है। दिन में एक टेबलेट दोपहर में खाने के बाद आपको लेनी है। ये अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किडनी वेलबींग बनी रहेगी। जी। तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर है? एक तो गॉक्सरू है और दूसरा मंजिष्ठा है। गॉक्सरू और मंजिष्ठा की वजह से ये किडनी स्टोन में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। दूसरा, पुनर्नवा की वजह से क्या होगा, ये किडनी इंपेयर होने की वजह से जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, पुनर्नवा की वजह से वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा। दारू हल्दी और पिपर लौंगम एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और ये लीवर पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, और लीवर और किडनी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। अगर लीवर सही रहेगा तो किडनी ऑटोमेटिक सही रहेगी, किडनी सही रहेगी तो लीवर भी सही रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दारू हल्दी और पिपर लौंगम एक्सट्रैक्ट ये क्या करेंगे, आपके लीवर की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। इसके साथ साथ में पुनर्नवा इसके अंदर है डेंड्लियन क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा, और पुनर्नवा क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड को शरीर से बाहर निकाल देगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया आपको पढ़ा के, और आशा करते हैं आपको भी पढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आया होगा। ये जो मैंने 23 सिम्टम्स बताए हैं, इन सिम्टम्स को एक बार फिर से राइट डाउन करिएगा, फिर से नोट डाउन करिएगा। आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किडनी रीजन की जरूरत है, जिनको किडनी रीजन की जरूरत है। अब पंगा क्या होता है, आप लोग किडनी का रीजन उनको देने का प्रयास करते हो जिनकी डायलिसिस स्टार्ट हो गई, यहां पर पंगा हो जाता है। जिनकी डायलिसिस स्टार्ट हो गई है उनको डॉक्टर के पास भेजिए, जिनका सीरम क्रेटिनिन लेवल 2 से ऊपर निकल गया है उनको डॉक्टर के पास भेजिए। जी नीला जी। पिपरलिंगम और एक्सट्रैक्ट है, जिनको हल्का सा भी किडनी से संबंधित कोई इश्यू है उनको आप किडनी रीजन दीजिए, लेकिन जिनकी डायलिसिस शुरू हो गई है, जो किडनी पेशेंट डायग्नोज्ड हो गए हैं, उनके लिए फिर किडनी रीजन नहीं, उनको आपको डॉक्टर के पास ही भेजना है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। विद इन डे और टू हम लीवर रीजन पे भी इसी तरह बात करने जा रहे हैं। हम आपको इसी तरह से लीवर रीजन पढ़ाएंगे, उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर। और बाकी मिलते हैं 6, 7, 8 तारीख को थिंक एंड ग्रो रिच के बूट कैंप में, और 10, 11, 12 तारीख को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बूट कैंप में। थैंक यू सो वेरी मच।